प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है मूकदर्शिता में ही समझदारी है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर कैलाश सिंह, मैम बैनर्जी, मिस्टर मंडल और मिस्टर कुमार। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट पर पहली तथा 5वें मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछें। प्रश्न स्पष्ट व संक्षिप्त हों। तो सर्वप्रथम मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं पाल सदन से हिमांशी। एक नासमझ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार की उसकी शांति से। नमस्कार, मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। महोदया, मूकदर्शिता में ही समझदारी है। मूकदर्शिता का अर्थ है किसी भी घटना को देखना पर उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर ना करना या उसके बारे में कुछ भी ना बोलना। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने समझ लिया कि कब उसे बोलना है और कब उसे चुप रहना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। फिर जिन शब्दों में आपकी ताकत बनने की क्षमता है, उन्हें आप अपनी कमजोरी क्यों बनाएंगे? मूकदर्शक बने रहने वाले लोग अपने आसपास के वातावरण और चीज़ों को इतनी गहराई से समझते हैं कि उन्हें अपने अच्छे व बुरे का एहसास आसानी से होने लग जाता है। किसी सभा में लगातार बोलने वाले व्यक्ति को कुछ समय बाद लोग नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, परंतु कम बोलने वाले का सभी इंतज़ार करते हैं कि ये भी कुछ बोलेगा। इस प्रकार आप सबके आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो आप बोल रहे हैं उसकी कीमत क्या है। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं क्या वो आपका बोलना ज़रूरी है। और तीसरा, कहीं मेरे बोलने से कोई परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। मूकदर्शक बने रहने कर आप सामने वाले को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं और उसे समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। और फिर कहा भी गया है, किसी का विश्वास जीतने के लिए उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। महोदया, मेरे विपक्षी मित्र इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि किसी दुर्घटना या लड़ाई को देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, उसके लिए कुछ बोलना चाहिए सहायता करने के लिए। पर मेरा ये मानना है कि आज के परिवेश में चीज़ों के मायने बहुत बदल गए हैं। ऐसा कई बार देखने में आया है कि सहायता करने वाला ही परेशानी में फंस जाता है। किसी घटना के चश्मदीद गवाह बनने वाले को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अन्याय सहना या देखकर चुप रहना उचित नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको कब, कहाँ और कितना बोलना है, ये सोचना बहुत आवश्यक है। जहाँ आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं, वहाँ बोलना उचित नहीं और आप इससे अपनी परेशानियाँ ही बढ़ा रहे हैं। अब जहाँ लोग अपने घर गृहस्थी और रोज़ के काम काज से पहले से ही इतने परेशान हैं, वो किसी और के काम में आकर अपनी परेशानियाँ क्यों ही बढ़ाएंगे। मौन रहकर हम अपने विचारों, भावनाओं, अति आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और जो हमारे जीवन में चल रहा है उससे अवगत होने में सहायता करता है। और जब हम कम बोलते हैं तो हमारा मन शांत होता है। इससे हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय भी ले सकते हैं। और तो और ये हमें रचनात्मक होने में भी सहायता करता है और ये हमें विनम्र भी बनाता है। मेरे विपक्षी मित्र अवश्य ही मूकदर्शिता को गलत ठहराएंगे, परंतु मेरे विचार से हर स्थिति में अधिक बोलकर आप अपनी नासमझी ही दिखा रहे हैं। यदि आपके सामने कोई घटना घटित हो जाए और उस समय आपका बोलना आपको किसी मुसीबत में डाल दे, तो उस समय मूकदर्शक बनने में ही समझदारी है।
मैं अपने विपक्षी मित्र को यही बताना चाहूँगी कि मुखदर्शिता में कोई कायरता नहीं है। ऐसा नहीं कि वे कुछ बोलना नहीं चाहते या किसी की सहायता नहीं करना चाहते। मुखदर्शिता एक समझदारी है। आप किसी बात को बिगड़ने से पहले उस पर कुछ समय बाद उसकी कुछ बोलते हैं और जल्दबाजी में फैसला ना लेने की जगह शांत मन से निर्णय लेते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी, कुछ बातें आहत करती हैं, कुछ बातें खुशियाँ दे जाती हैं, कुछ बातें नवनीत से रुखी, चिकनी चुपड़ी खूब सुहाती, बातें शायद इंद्रजाल है, बचता इनके जाल से कौन भला है। कोलाहल से भरे इस जगत में चुप रहना ही ये कला है, चुप रहना ही ये कला है। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशी। प्रश्न पूछिए। कौंडना। आप इस समय बोलकर ही अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, ना कि टेलीपैथी तरीके से संवाद करके। इस पर आपका क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदया की अनुमति से, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें जब उचित समय आता है तभी बोलना चाहिए। तो ये एक उचित समय है, ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसमें हम सबका बोलना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं किसी नोटपैड या किसी पे लिख के तो कुछ नहीं बोल सकती ना, बोलना आवश्यक है। प्रतिभागी दल प्रश्न पूछिए। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर हमारी जीवन में परेशानियां हैं तो हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपके कहने का मतलब है हमें मतलबी बन के रहना चाहिए? जी, प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदया की अनुमति से, मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा नहीं कहा, परंतु मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई परिस्थिति हो जाए और आपको उस समय बोलना उचित ना लगे तो आप उस समय मुखदर्शक बन के रह सकते हैं, परंतु कुछ समय बाद आप सोच विचार करके अच्छा निर्णय लेके उसकी कुछ समय बाद सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मानसी। अब मंच पर विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं नमन बरदवाल। चिंटू एक साफ शांत तालाब जैसा था, साफ सुथरा और गहरा। पर इस तालाब की एक खासियत थी कि वो कभी बहती नहीं थी। अंदर चलती लहरों की कहानी कोई जान नहीं पाता था। स्कूल के सभी बच्चे उसे पसंद तो करते थे, पर कोई उसका दोस्त नहीं बन पाया। एक दिन चिंटू को चिढ़ाने लगे। मजाक से जो शुरू हुआ था वो धीरे धीरे तंगी में बदल गया। चिंटू सहता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। तालाब की सतह पर शांत दिखता रहा, पर अंदर का पानी उग्र होता गया। हर रोज चिढ़ाने वालों की तादाद बढ़ती गई और बाकी बच्चे मुखदर्शक बनकर वहां पर खड़े रह गए। एक दिन आया जब चिंटू सह नहीं पाया और उसने वो कदम उठा लिया जिसका कोई रास्ता वापस नहीं था। सारे तालाब सूख गए, बस किनारे मुखदर्शकों की खामोशी रह गई। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदया, आज का विषय कहता है कि मुखदर्शिता में ही समझदारी है, यानी बेहुदा हरकतों का, नाइंसाफी का और भ्रष्टाचार जैसी घटिया चीज़ों का मार्गदर्शक करना, इनको बढ़ावा देना समझदारी है। अगर मेरे विपक्षी मित्रों को सही में इन बातों पर विश्वास है तो मुझे तो अफसोस है कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी मानवता खो दी है। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं अपने वक्तव्य को और स्थापित करना चाहूँगा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के वक्त अगर पांडव मुखदर्शक बनकर ना खड़े हुए होते तो उस दिन द्रौपदी को अपमान न सहना होता। गीता में भी लिखा है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ मौन रहना एक गंभीर अपराध है। महोदया, हमारे देश की आज़ादी एक इतना बड़ा उदाहरण है। एक सवाल है आप सबसे,
अगर उस वक्त हमारे देश के वासी मुखदर्शक बनकर खड़े हुए होते, अंग्रेजों की हर घटिया से घटिया नियमों का पालन करते, नाइंसाफी को देखकर और सहकर भी खामोश रहते, तो क्या हमें आज़ादी मिलती? नहीं ना। पूरे देश ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1930 में डांडी मार्च और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। कोई मुखदर्शक बनकर खड़ा नहीं रहा, तभी मिली है आज़ादी। अगर मेरे विपक्षी मित्रों को सही में लगता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति समझदार नहीं थे क्योंकि वो मुक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया, क्योंकि उन्हें अपने लोगों के प्रति अन्याय ना सहा गया, तो मैं उनसे पूरे आदर के साथ विनती करता हूँ कि कृपया आप हमें समझदारी का पाठ सुना पड़ाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुखदर्शिता कहीं तक सही भी होती है। जैसे अगर किसी ने किसी व्यक्ति के साथ कोई कार एक्सीडेंट देख लिया या कोई चोर डकैती देख ली, कभी कभी तंगी के दर्शन हुए, तो व्यक्ति यह सोचकर मुक्त रहता है कि फालतू में पुलिस या अदालत के चक्कर क्यों काटे, भला किसी और के मामले में अपने पैर क्यों अड़ाए, है ना। पर इस बात पर ये बात कितनी सही है, क्योंकि अगर हम इसी परिस्थिति को उस दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से देखें, समझिए आप किसी कार एक्सीडेंट में आ गए, आपके साथ कोई चोर डकैती होगी, आपको कोई तंग कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति आपकी परेशानी को देखकर भी अनदेखा कर दे। आपको जब सख्त मदद की जरूरत हो तो वो खामोशी में तमाशा देखकर वहां से निकल जाए। अगर ऐसे लोग अपराध ना कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? मेरे मित्रों, अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि मुखदर्शिता में ही समझदारी है, तो ये बस आप लोगों की वजह से ही है कि हमारे समाज में अभी भी चिंटू जैसे मासूम बच्चों के पास कोई कदम नहीं होता उठाने के लिए, कोई रास्ता नहीं होता लेने के लिए। जितना बड़ा अपराध एक अपराध करना है, उतना ही बड़ा अपराध उस अपराध को देखकर मुक्त रहना होता है। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे को 4 लाइनें कहना चाहूँगा। इतना भी चुप रहना ठीक नहीं कि अपने ही दूर हो जाए, इतना भी चुप रहना ठीक नहीं कि अपने ही दूर हो जाए। गुनहगार होते हुए भी कुछ लोग, गुनहगार होते हुए भी कुछ लोग कहीं बेगुनाह ना हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद नमन। टॉय हाउस। एक मशहूर कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। कहावत को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि आपने अपनी वक्तव्य में भी कहा कार एक्सीडेंट के बारे में, अगर ऐसी किसी परिस्थिति में आप पीड़ित की मदद करने जाते हैं परंतु वह आपकी ही वजह से और मुसीबत में पड़ जाता है, तो इस स्थिति में ये स्थिति तो यही बात साबित करती है कि मुखदर्शक होना ही समझदारी का कार्य है। टिप्पणी दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, मदद करने का भी एक तरीका होता है, जिससे आप मदद करते हैं। अगर आप उस तरीके से मदद नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। अब जैसे सीआरपीसी की धारा, इंडियन क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी धारा 44 में लिखा है कि अगर, उसके हिसाब से ये लिखा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि कोई गंभीर अपराध को वो देख रहा है तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता, उस विफलता पे, अगर उस अपराधी उस अपराध पे कोई न्याय कठोर ना ला पाए तो वो एक बाधा डाल दे तो वो दंडनीय हो सकता है। मेरा यही मतलब है कि जब तुम किसी की मदद कर रहे हो, पहले तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि मदद करना, और अगर मदद भी करो तो मदद करने का एक तरीका होता है। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम अपनी यादों के बारे में लोगों को बताएंगे और मुखदर्शित नहीं रहेंगे तो उन यादों का महत्व कम हो जाएगा, और ऐसी स्थितियों में मुखदर्शित रहने में ही समझदारी है? अगर आप, प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई अच्छी यादें हैं तो उनको एक दूसरे के साथ बांटना ही अच्छी बात होती है। कि अगर आप भी भूल गए तो दूसरे व्यक्ति को तो याद रहेगा। और दूसरी बात, आज का विषय कहता है कि मुखदर्शिता में ही समझदारी। मुखदर्शिता का मतलब होता है अगर आपके सामने कुछ गलत चीज़ हो रही है, उसको देखकर आपको देखना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई देख के आपको कुछ करना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं रहता बस चुप रहना और मौन रहने में डिफरेंस होता है, एक अलग चीज़ होती है। धन्यवाद। धन्यवाद नमन। अब विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही है एलन हाउस से रूहानी मानकटाला।
नफरत के अंधेरे को मिटा क्यों नहीं देते, एक शमा मोहब्बत की जला क्यों नहीं देते। जहनों में उगती हैं जो अलगावों की फसलें, तुम ऐसी फितरत को मिटा क्यों नहीं देते। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। मूकदर्शिता का अर्थ है मूक रहकर सारी परिस्थितियों को परखना, समझना, परंतु यहाँ तो मेरे विपक्षी दल ने इसका अर्थ ही बदल दिया है। मान्यवर, 100 झगड़ों को शांत करने की एक ही दवा है कि आप मूक दर्शक बनकर खड़े रहें। अब मैं विषय को स्पष्ट करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में मूक दर्शक रहना आवश्यक है। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से कहे कि किसी शादी में जाना है और बेटा कहे कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। उस समय यदि पिता गुस्से में आके कह दे कि मैंने तो तेरी खुशियों के लिए न जाने कितनी छुट्टियां ली होंगी, तो उस समय आपको शांत रहना पड़ेगा और वो आपकी चुप्पी भावात्मक होगी, क्योंकि यदि आपने उस समय कुछ कह दिया तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। तो आपको मूक दर्शक बने रहना पड़ेगा, वही बुद्धिमानी है और समझदारी भी है। महोदय, इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, हो अगर जंग अपनों से तो हार जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके समक्ष एक और उदाहरण रखना चाहूँगी। मान लीजिए आपका सामना एक असभ्य मनुष्य से होता है, तो क्या इस स्थिति में आप उससे लड़ेंगे? यदि हाँ, तो फिर आपके और उस असभ्य मनुष्य में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उस समय परिस्थिति को देखकर जो मूक दर्शक बना रहेगा वही बुद्धिजीवी होगा। मान्यवर, मेरे विचार से तो अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना तो मूक दर्शक बनना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी कभी दूसरों के बारे में अपनी राय अपने तक ही रखनी चाहिए। मैं अपने विपक्षी दल को समझाना चाहूँगी कि जो इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति चाहता है वह भी मूकदर्शिता का ही माध्यम अपनाएगा। और मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, उस समय वह बस शांति चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी बात उसकी मूकदर्शिता से ही समझ लें, क्योंकि उस समय वह कुछ बोलने या समझने की स्थिति में नहीं होता है। वह चाहता है कि उसकी चुप्पी से लोग समझ लें, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चुप्पी से समझ पाते हैं और जो शब्दों द्वारा नहीं बता सकते हैं। और मूक दर्शक बने रहना तो केवल बातचीत में एक ठहराव है। यह आगे बढ़ने से पहले परिस्थितियों को समझना तथा दूसरे लोग ढूंढने का एक अच्छा क्षण है। और मेरा विपक्षी दल आज अपने तर्कों को देकर यह सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने तर्कों से यह सिद्ध कर देना चाहता है कि मूकदर्शिता समझदारी नहीं, कायरता है। तो मैं आज उन्हें बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में उसको देखे बिना, परखे बिना उस पर बहस करना मूर्खता है। वह तो मेरी दृष्टि से कदापि समझदारी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अक्सर यही देखा है कि समझदार लोग पहले परिस्थितियों को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं और फिर सही समय आने पर उस पर अपने तर्क लगाते हैं। अंत में सदन से विदा लेते हुए अपने स्थान पर बैठते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी समझदारी से बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी मूकदर्शिता से होती है। जितना हो सके मूकदर्शक बने रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही कराती है। धन्यवाद। धन्यवाद रुहानी। प्रश्न पाल हाउस। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 100 झगड़ों को सुलझाने के लिए दर्शक होना चाहिए। तो अगर 2 गुंडों का दल लड़ रहा है तो पुलिस को आकर रोकना नहीं चाहिए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय की अनुमति से आज का विषय है कि मूकदर्शिता समझदारी है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा उसको इतना तो ज्ञान होगा ना किन परिस्थितियों में उनको चुप रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में उनको बोलना चाहिए। इसीलिए आपको पहले परिस्थिति को परखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अपने तर्क जरूर लगाइए। धन्यवाद। कॉर्नर हाउस। अगर किसी के साथ बदमाशी, भेदभाव या अन्याय या अन्य प्रकार की कदाचारी हो रही है तो क्या
उन मामलों में भी एक मूक दर्शक चुप ही बैठे रहेगा? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। देखिए, जैसे में कि मैंने कहा कि आज का विषय है मूकदर्शिता समझदारी है, पर यह तो नहीं कहा गया ना कि आपको बोलने पे आपकी पाबंदी लगा दी गई है। आप अवश्य बोलिए जहाँ ज़रूरत है, पर ऐसे बोलिए कि आपको भी नुकसान ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद रूहानी। अब मंच पर विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं आरुष मखीजा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। देवी और सज्जनों, सम्मानित निर्णायकर और मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं आपके सामने इस प्रस्ताव का विरोध करने खड़ा हूँ कि मूकदर्शक बने रहना समझदारी है, और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहूँगा। देवी और सज्जनों, गलत कार्य के सामने चुप रहना समझदारी नहीं है, यह एक अपराध है, एक मिलीभगत है। जब हमारे सामने कोई गलत कार्य हो रहा हो तो हम स्पष्ट विवेक से दूसरी ओर देख सकते हैं। जब हमारे सामने किसी को धमकाया जा रहा हो तो क्या हम चुप रहने का निर्णय ले सकते हैं? मान लीजिए एक खेल के मैदान में एक बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा हो और अन्य खिलाड़ी बाहर चुप खड़े रहकर यह सोचना कि यह सही स्थान या समय नहीं है। इनकी इस चुप्पी को हम समझदारी का रूप दे सकते हैं? जी नहीं। चलिए एक ऐतिहासिक उदाहरण ले लेते हैं। 1964 में केटी जेनोवीज की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि 48 गवाहों ने कथित तौर पर कुछ भी नहीं कहा। क्या हम उनकी इस चुप्पी को समझदारी का रूप दे सकते हैं? जी नहीं। मान्यवर, ये तो सिर्फ एक दुखद उदाहरण है मूकदर्शिता का। देवी और सज्जनों, आज मैं चाहूँ तो ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूँ, परंतु समय की पाबंदी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दूसरे तर्क पर आते हुए मैं आपको इतिहास से एक बार फिर आगाह कराना चाहूँगा। 1944 के हॉलोकॉस्ट के दौरान लोगों ने चुप रहने को ही समझदारी समझा, और इस चुप्पी से क्या हुआ? लाखों लोगों की जान गई और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे कई क्रांतिकारी चुप के चुप ही रह गए। क्या हम उनके इस चुप्पी को समझदारी का नाम दे सकते हैं जिसमें अत्याचार को जारी रहने दिया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नागरिक अधिकारी आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट को ही देख लेते हैं। यदि रोजा पार्क्स और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी बड़े लोगों ने अगर अपनी स्थिति को चुनौती दिए बजाय मूकदर्शक बने रहना चुना होता तो आज दुनिया में इतने बड़े बदलाव आए हुए होते? जी नहीं। मेरे तीसरे तर्क पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मूकदर्शक बने रहने से समाज पर भी हानिकारक असर पड़ता है। जब एक व्यक्ति गलत काम होते हुए देखता है परंतु कार्रवाई करने का निश्चय नहीं लेता, तो वह अनजाने में ऐसे स्वभाव को सामान्य बना लेता है, और ये सामान्यकरण एक ऐसे वातावरण को जन्म देता है जहां अनैतिक कार्यों को स्वीकार या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक विद्यालय का ही उदाहरण ले लेते हैं। परीक्षाओं के दौरान अगर कोई छात्र बेईमानी या धोखाधड़ी का रास्ता चुनता है और उसके इस रास्ते को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो ये योग्यता आधारित प्रणाली का अपमान हुआ, जिससे छात्र को लगता है कि धोखाधड़ी ना सिर्फ सही है बल्कि सरल भी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि मौन रहना सही है परंतु अन्याय के समय नहीं, और सच्चा ज्ञान बोलने और बदलाव लाने में ही है। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। ऑर्डिनेंस। मूकदर्शित रहकर आप अपने करीब आ सकते हैं और कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? जी, मूकदर्शक रहकर हम कई समस्याओं से बच सकते हैं, परंतु अगर मौका ही नहीं देंगे किसी को, अगर मान लीजिए एक झगड़ा चल रहा है और अगर हम उसे शांत कराने में अगर मौका ही नहीं किए, तो फिर
हमारे वहाँ उपस्थित रहने का क्या मतलब? या किसी क्रांति में अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाए तो वह क्रांति रुकेगी कैसे? या आपको प्रयास भी नहीं किए तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। धन्यवाद। आलास। आपको नहीं लगता कि इस जगत में जैसे कि छल कपट और हिंसा बहुत बढ़ रही है, तो इस हिंसा से बचने के लिए हमें प्रदर्शन करना ही। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि छल कपट के से बचने के लिए हमें मुखदर्शक बनना, मुखदर्शक ही रहना चाहिए। परंतु अगर छल कपट से बचना है, पहली बात बचना क्यों है छल कपट से? छल कपट को ख़त्म करना चाहिए ना। तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें कुछ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जैसे कि आज का टॉपिक है कि मुखदर्शक बनने से समझदारी है, तो मैं तो ऐसे नहीं मानता कि छल कपट बढ़ रहा है और इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। अब मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं वृंदा गर्ग। एक बार मैं और मेरी मम्मी दुकान में साड़ी लेने गए। मम्मी को एक साड़ी पसंद आती है और वो उसकी कीमत पूछती है। भैया बोले बस 3000। मम्मी बोली बस 3000, मैं तो 1500 दूंगी। भैया बोले रहने दो बहन जी, आप कहीं और से ही ले लो। मम्मी बोली चलो 1600 ठीक है। भैया बोले 2300 से 1 रुपया कम नहीं होगा। मम्मी बोली मैं 1600 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। भैया बोले 2100 आखिरी दाम। तब तक मुझे बहुत शर्म आने लगी और मैंने कहा अच्छा चलो पैक कर दो। दुकान से निकलने के बाद मम्मी मुझे आंखें दिखाकर बोली घर चल तू। तब मुझे लगा मुझे चुप ही रहना चाहिए था। सभा में उपस्थित सभी को मेरा आदरणीय प्रणाम। आज मैं वृंदा गर्ग कॉन्डन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। आप अक्सर ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो अपनी अभिव्यक्तियों में बेहद मुखर होते हैं। किसी भी बातचीत में वह सुनते कम और सुनाते ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जो आमतौर पर चुप रहते हैं। जिस मुद्दे पर एक मुखर व्यक्ति लड़ने झगड़ने की मुद्रा में दिखाई देता है, उन मुद्दों पर भी ये व्यक्ति एकदम शांत बने रहते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो आमतौर पर चुप रहना पसंद करते होंगे और उन्हें बार बार अपने शुभ चिंतकों से ऐसी सलाहें मिलती होंगी कि वे अपना व्यक्तित्व बदलने के लिए सुधार करें। मेरे विपक्षी मित्रों को ये समझना चाहिए कि हर समय मुखरता काम में नहीं आती। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां मौन ही सबसे अच्छी अभिव्यक्ति बनकर सामने आती है। मौन की सबसे पहली ज़रूरत वहां पड़ती है जहां व्यक्ति भावनाओं के चरम स्तर पर होता है। हमारी भाषा सामान्य स्थितियों में भले ही संवाद का सेतु बन जाती है, पर गहन भावनात्मक क्षणों में वह निरर्थक हो जाती है। मौन के दूसरे महत्व का एहसास उन्हें होता है जो रहस्यवाद या अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ते हैं। बड़े बड़े रहस्यवादियों ने रहस्यात्मक अनुभूति से गुजरने के बाद यह माना है कि उस अनुभूति को शब्दों की असमर्थ भाषा के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर की अनुभूति गूंगे के गुड़ के समान होती है। जिस तरह कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अद्भुत आनंद तो महसूस करता है, किंतु उस आनंद की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है। मौन का तीसरा लाभ यह होता है कि हमारा संबंध कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से कट जाता है। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम खुद को भूल चुके हैं और खुद को भूल जाने की वजह से ही हमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों ने घेर लिया है। जो हम अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता यानी एंग्जाइटी, अनिद्रा यानी इंसोमेनिया की बातें सुनते हैं, उनका मुख्य कारण यही है और इसका इलाज केवल मूकदर्शिता ही है। यही कारण है कि महात्मा गांधी सहित बहुत से गहरे व्यक्तियों ने अपने जीवन में कई अवसरों पर मूकदर्शिता का सहारा दिया। बोलने के सुख से कहीं बड़ा चुप रहने का सुख होता है और जो लोग जीवन भर बोलते ही रहते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया है। मूकदर्शिता के और भी ढेरों फायदे हैं। अगर आप
किसी व्यक्ति को महत्व ना देना चाहते हो तो उसकी हरकतों पर मौन बने रहिए। अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो निहित है कि आप उसे महत्व देते हैं। किसी को महत्व ना देने के लिए मौन से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी मुद्दे पर अनिर्णय की स्थिति में हैं तो तब तक चुप रहिए जबकि आपकी अंतरात्मा कोई सीधा और स्पष्ट निर्णय ना सुना दे। सार यही है कि हमें मौन के महत्व की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बात कम पर काम की करनी चाहिए। हमारी बातों में विस्तार कम और गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम सोचना और ज़्यादा सोचना और कम बोलना समझदारी का लक्षण होता है, और बिना सोचे समझे बोलते रहना मूर्खता का तथा मुग्धता में ही समझदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद बिंदा फॉर योर्स। हर सुबह हमारे विद्यालय में एक सभा होती है जिसमें कोई ना कोई अध्यापक या कक्षा हमें कोई नैतिक शिक्षा देकर जाती है, और न जाने कितने अध्यापकों ने कितनी बार हमें यही सिखाया है कि मूकदर्शिता मूर्खता का पर्याय है। तो आपको नहीं लगता आप हमारे अध्यापकों पर लांछन लगा रही हैं? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब आप गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह मुंह पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। जहाँ बोलना अनिवार्य है वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना। और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें तब तक चुप रहना चाहिए जब तक हमारी अंतरात्मा कोई सीधा और स्पष्ट निर्णय ना सुना दे। धन्यवाद। गांधी जी तो मुग्धर्शक बनकर खड़े तो नहीं थे, उन्होंने तो अंग्रेजों के सामने विरोध किया था डांडी मार्च करके। इसका आपका क्या विचार है? जी, मैंने 2 दिन पहले की वाद विवाद प्रतियोगिता में कबीरदास जी द्वारा कहा गया ये दोहा सुना था कि अति ना भला बोलना, अति ना भली चुप, अति ना भला बरसना, अति ना भली धूप। शायद आप उस समय अपनी यादों में इतना घूमे हुए थे कि आपको इस दोहे का अर्थ समझ नहीं आया। गांधी जी हर समय चुप नहीं रहते थे, पर जहाँ उनको चुप रहना होता था वह उस समय चुप रहते थे और उसी के हिसाब से चलते थे। और जहाँ मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गांधी जी और सभी पर इतना जुल्म किया कि भी उन्हें ऐसी स्थितियों में चुप रहना ही पड़ा ताकि वह उनका विरोध कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद वृंदा। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं अन्य विनोद। सोने की चिड़िया जो उड़ जाती थी सपनों में, आज कैसी बंसी दिखती है इन लोहे की दीवारों में। सुंदर सी बोली जो इसकी सुनना पाएंगे अब, क्यों मुख खड़ी इस लोहे के पिंजरे में अब। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा आदरणीय प्रणाम। मैं अन्वय मिनोचा कॉटन संदत से आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय मुखदर्शिता में समझदारी है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, इस भारत देश की गर्वित भूमि पर जो हम अभी खड़े हैं, यही देश और इसकी सीमाएं 200 सालों तक अंग्रेजों के कब्जे में थी। हमारी सोने की चिड़िया 200 साल खो बैठी, अंग्रेजों के हाथों लाखों लोग खो बैठी, धन दौलत अपना स्वाभिमान खो बैठी, केवल और केवल मुखदर्शिता के कारण। और आज भी मेरे विपक्षी मित्र अपनी बात पर अटल होंगे कि मुखदर्शिता में बेवकूफ़ी नहीं बल्कि समझदारी है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि कई स्थितियों में मुख रहने में ना ही कोई लाभ है और ना ही समझदारी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज की दुनिया में मुखदर्शिता का क्या मतलब बनता है? इस मुखदर्शिता की प्रथा आजकल के मनुष्य में इतनी प्रचलित हो चुकी है कि आजकल का मनुष्य अगर सड़क से गुजर रहा हो और उधर कोई बुरा कर्म हो रहा हो तो उधर से अपना मुंह फेर के आगे बढ़ने लगता है। चोरी होते हुए देख चुप रहना, एक बच्चे के अगवा होते हुए मुंह फेर लेना, एक सच बोलने के बजाय अपने आप को उस सच बोलने से रोक लेना और अपने हक के लड़ने के लिए चुप रहना। इन सब चीज़ों से पता नहीं क्या समझदारी दिखती है मेरे विपक्षी मित्रों को। मैं आप सबको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूँगा। श्रीकांत बोला, बचपन से ही आंखों में रोशनी ना होने के कारण उनको एक कदम पीछे देखा गया। उन्होंने बड़े होकर IIT में दाखिला लेने का फैसला किया, पर उन IIT ने उनकी ना दिमाग
या प्रफुल्लता को देखकर, बल्कि उनकी आंखों को देखकर उनको दाखिला देने से मना कर दिया। चाहते तो वो भी निराश होकर मुख रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारी में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का विरोध किया और उन्होंने अपने विचार पूरी दुनिया के सामने पेश किए। आज उनकी मुखदर्शिता ना दिखाने के कारण बोलट इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ, जो देश की प्रसिद्ध इंडस्ट्रीज में से एक है। लोग जिन चीज़ों से डरते हैं या फिर जो चीज़ें उन्होंने पहले कभी की नहीं होती, वो अक्सर करने से डरते हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में फियर ऑफ अननोन या फिर जेनोफोबिया भी कहा जाता है। लोग अपने विचारों को सबके सामने बोलने से डरते हैं और इसलिए काफ़ी बार उनके हक और उनके विचारों को दबा दिया जाता है। कर्मचारी जो अपने हक पाने के समय मुख रहते हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आया जाता है और मुख रहने से हम बस इस चीज़ को बढ़ावा ही देते हैं। कहीं ना कहीं मुख रहने हमारे लिए एक बड़ी समस्या बना देती है। महिलाएं जो अपने घरेलू जिंदगी से डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ हैं, क्या उनका भी मुख रहना समझदारी कहा जाएगा? देवी और सज्जनों, हमें समझना होगा कि इस समझदारी की हम क्या बात कर रहे हैं। ये कितने महिलाओं को चुप करने में मजबूर कर देती है, क्योंकि मुखदर्शिता जैसे शब्दों को हमने समझदारी और बहादुरी के साथ स्थापित कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने वाद विवाद में इस सभागार को विश्वास दिला दिया होगा कि मुखदर्शिता में ना ही कोई समझदारी है, ना बहादुरी, केवल मुक्त। धन्यवाद। अन्य प्रश्न? पाल हाउस। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस दुनिया में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले तो मौन धारण करके कुछ नहीं करते, बट कुछ समय बाद वो उस इंसान की मदद करते हैं? तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसमें भी अब आपको लगता है कि मुखदर्शिता होगी? जी देखिए, अगर वो मुख रहे होंगे तो कुछ सोच समझ के ही अपना जवाब देंगे। ऐसे तो है नहीं कि वो फालतू की बातें कर लें। धन्यवाद। एलन हाउस। अगर किसी बच्चे को सिखा दिया कि मुखदर्शिता गलत है और वह विद्यालय में या घर में अपने बड़ों का और सभी का अनादर करता है बोल बोल कर, तो इस बात पे आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, इस बात पर तो जो उनके माँ बाप हैं वही मुख रह गए ना। उनको तो मुखदर्शिता नहीं दिखानी चाहिए इस समय पे। उनको समझाना चाहिए अपने बच्चे को कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद। धन्यवाद अन्य। अब विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं फौज सदन से समृद्धि सिंह। खुदा तौफीक देता है उन्हें जो यह समझते हैं कि अपने हाथों से लिखी जाती हैं तकदीरें। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का यह विषय है कि मुखदर्शिता में ही समझदारी है, और मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभापति महोदया की अनुमति चाहूंगी। महोदया, आज के विषय के मुख्य शब्द हैं मुखदर्शिता एवं समझदारी। इन शब्दों को समझने के लिए भी समझदारी की आवश्यकता है। मुखदर्शिता मतलब बिना कुछ बोले किसी वस्तु या स्थिति का अवलोकन करना। अब मेरे प्रिय विपक्षी मित्र बोलेंगे कि मुखदर्शिता में तो समझदारी बिल्कुल नहीं है, पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। यदि आपके कुछ मित्र कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सही नहीं है और उस स्थिति में आप केवल मूकदर्शक बने रह जाते हैं, तो सही करते हैं, समझदारी का कार्य करते हैं। इस बात पर अचंभित होने से पहले एक बार फिर मूकदर्शिता के अर्थ पर ध्यान दीजिए। बिना कुछ कहे केवल घटना को देखना, और यदि आप उस गलत घटना में हिस्सा नहीं लेते हैं तो सही करते हैं। अब मेरे प्रिय विपक्षी मित्र बोलेंगे कि आप उस घटना को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें यह बता दूं कि यदि आप उस समय उस घटना को रोकने के लिए कुछ करेंगे तो संभव है कि आप जिंदगी भर के लिए मूकदर्शक ही बने रह जाएंगे। जी हाँ, जिंदगी कोई साउथ इंडियन फिल्म की तरह नहीं है कि हीरो ने जरा सी फूंक मारी और तूफान आ गया। और फिर भाइयों और बहनों, बहादुरी और समझदारी में बहुत फर्क होता है। जी हाँ,
बहादुरी और समझदारी में बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हर बहादुरी का कार्य समझदारी का कारनामा ही हो। मनुष्य अक्सर आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेता है जो ना सिर्फ उसके लिए परंतु उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी खतरे से कम साबित नहीं होता है। और बिना एकाग्र दिमाग के कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। बुद्धि सदैव विज्ञान से आगे होती है। शास्त्रों में निपुण होने पर भी यदि इंसान योग व्यवहार नहीं जानता है तो वो हमेशा उपहास का पात्र बन जाता है और हमेशा मुसीबतों का निमंत्रण देता है। मुझे बचपन में पढ़ी गई एक पंचतंत्र की कहानी याद आती है जिसमें 4 ब्राह्मण और 1 शेर था। 4 ब्राह्मण भाई थे जिनमें से जो बड़े 3 थे वो बहुत ही शास्त्रों में ज्ञानी थे परंतु बुद्धिमत्ता उनमें कम थी। जो चौथा भाई था उसका शास्त्र ज्ञान थोड़ा कम था परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन वह एक जंगल से गुजरते हैं जहां उन्हें एक शेर का शव मिलता है। तीनों भाई सोचते हैं कि हम इस शेर को वापस जीवित करेंगे परंतु चौथा भाई कहता है कि यह सही नहीं होगा। तीनों भाई अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करके शव को इकट्ठा करते हैं, उस पे मांस चढ़ाते हैं, हड्डियों को इकट्ठा करके उस शेर को जीवित कर देते हैं और चौथा भाई चुपचाप मूक दर्शक बनकर वृक्ष पर खड़ा हो जाता है। तीनों भाइयों को वह शेर जीवित होते ही मार कर खा जाता है परंतु चौथा भाई जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण मूक दर्शक बना खड़ा था बच जाता है। अब अपने पक्ष को और पुख्ता करने के लिए मैं एक असली उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे मौसा जी जो कि सेना में भर्ती हैं, उनके पास एक विद्यार्थी जो एसएसबी की तैयारी कर रहा था एक प्रश्न पूछने आता है। तो मौसा जी उससे प्रश्न पूछते हैं कि यदि आप अपने मित्र के साथ बाजार जाते हैं और कोई असामाजिक तत्व उसका हाथ पकड़ लेती है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी जवाब देता है कि मैं उसका हाथ काट दूंगा। मौसा जी हंसने लगते हैं और पूछते हैं यदि उसके हाथ में चाकू हो तो फिर विद्यार्थी बोलता है मैं फिर भी नहीं डरूंगा और उसे मारूंगा। मौसा जी कहते हैं यह एक बहुत ही सहज सी बात है परंतु ध्यान दीजिए यह समझदारी से नहीं बल्कि भावनाओं में बह कर लिया गया निर्णय है और इसी निर्णय के कारण केवल आपकी नहीं परंतु आपके दोस्त की जान भी खतरे में हो सकती है। और उन्हें मेरे मौसा जी ने यह भी समझाया कि जंग को जीतने के लिए भावना से नहीं बल्कि समझदारी से लिए गए निर्णय की आवश्यकता होती है। एक मशहूर कहावत मुझे आज याद आ रही है, कुछ ऐसे जाती है वो, समझदार इंसान अपनी समझदारी के कारण चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि वह उसके डर से चुप है। किसी घटना में हिस्सा न लेना उसका विरोध करने के बराबर होता है। जी हाँ, किसी की हाँ में हाँ न मिलाना उसका विरोध करने के समान ही होता है। क्रोध और घबराहट मनुष्य की नींव को तोड़ देता है। अतः कभी भी क्रोध या घबराहट से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि उस परिस्थिति को का सही तरीके से अवलोकन कर समझ कर निर्णय ही लेना चाहिए। किसी ने कितना खूब कहा है, यदि समझदारी रहे तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से पानी निकलेगा। न हो अंधेरे से डरना, न मायूस न घबराना होना मेरे साथी। इन्हीं रातों के बाद सुनहरा सवेरा निकलेगा। इन्हीं रातों के बाद सुनहरा सवेरा भी निकलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। प्रश्न कौन है ना? क्या आपको नहीं लगता कि हानिकारक या अन्यायपूर्ण स्थितियों में हस्तक्षेप न करने के लिए मूक दर्शक को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? धन्यवाद। प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। आपका ये प्रश्न तो मेरे ही वक्तव्य को और आगे बढ़ा दे रहा है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई पीड़ित व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाता है। अब आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि आज का विषय समझदारी की बात कर रहा है। इंसानियत भले आपको बोलेगी कि आप उसकी मदद करें, पर समझदारी इस बात में होगी कि आप पहले ये देखें कहीं आपको किसी आपातकालीन स्थिति के लिए जल्द से जल्द तो नहीं जाना है, कहीं आप उसकी मदद करने के लिए खुद सक्षम है भी कि नहीं।
वरना आप उसको और परेशानी में डाल देंगे। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर आपके दोस्त या कोई गलत कार्य हो रहा है आपके सामने तो हमें मौन रहना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक कार्यालय या फिर विद्यालय में आपके दोस्त गलत काम कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा हमें मौन रहना चाहिए, तो क्या ये मौन स्कूल के लिए गद्दारी नहीं हुई या विद्यालय के लिए? प्रश्न के लिए धन्यवाद। लगता है आप मेरे वक्तव्य को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। महोदय, मैंने ये कहा मूक दर्शक का मतलब होता है कि उस समय उस स्थिति में आप मौन रहें, ये नहीं कि आप आगे जाकर उसके बारे में कुछ ना कहें। अगर कोई इस विद्यालय में ही अगर कोई बच्चे कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अगर आप उस समय उनको जाकर रोकेंगे, क्या पता वो आपको भी पीटने लगे या फिर वो आपको अपने उसी गलत कार्य में मिला लें। इससे अच्छा होगा कि आप उस स्थिति को देखें, उस स्थिति को ठीक से परखें और उसके बाद जाकर अपने शिक्षकगण को इसके बारे में बताएं। इस तरह से आप अपने स्कूल को न्याय दिला सकते हैं और ये गद्दारी नहीं होती है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीति। अब मंच पर विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं अचिंत्या बंसल। सोचिए, कोई आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार वालों को प्रताड़ित करे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे और आसपास खड़े सभी लोग मौन रहे। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? समझदार, होशियार और बुद्धिजीवी, क्योंकि आज ऐसा मैं नहीं, हमारा पक्ष दल कह रहा है। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर ज्वलंत विषय है कि मूक दर्शिता में ही समझदारी है और मैं इसका विरोध करते हुए अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहूंगा। रामचंद्र जी कह गए थे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया, कौवा मोती खाएगा। और आज ऐसे ही कलयुग की एक भयानक तस्वीर पक्ष दल हमारी जिंदगी की असलियत बनाना चाह रहा है। ये लोग इस संसार से इंसानियत का नाश कर दानवता का शासन लाना चाहते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी ये समझ के बाहर है कि किसी पीड़ित की मदद करना समझदारी कैसे नहीं है। भाइयों और बहनों, हर धर्म कहता है कि प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना और एक छात्र को ज्ञान रूपी दीपक देना, उसको पढ़ाना एक महायज्ञ के भांति होता है। अतः किसी पीड़ित को मदद देना भी एक महायज्ञ है और आज पक्ष दल हमें इस महायज्ञ से वंचित रखना चाहता है। इसी के साथ मैं इस बात पर भी आप सबका गौर फरमाना चाहूंगा कि हर सुबह हमारे विद्यालय में एक सभा होती है जहां पर कोई ना कोई कक्षा या अध्यापक हमें कोई बहुत अमूल्य नैतिक शिक्षा देता है। और न जाने कितनी बार कितने सारे अध्यापकों ने हमें यही सिखाया है कि मूक दर्शिता मूर्खता का पर्याय है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मूक दर्शक तो उन पहाड़ के पत्थरों की तरह होते हैं जो किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहते, परंतु गुरुत्वाकर्षण और पहाड़ की तिरछाई के प्रभाव में आकर न जाने कितने जीव जंतुओं का सर्वनाश कर बैठते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मानव भले ही दुनिया की नजरों में कैसा भी हो, खुद की नजरों में हमेशा सही होता है, परंतु मूक दर्शिता उसे खुद की नजरों में ही गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके रात की नींद, दिन का चैन और सबसे जरूरी शांति सब चली जाती है। भाइयों और बहनों, अब मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाथ जोड़े खड़ी थी वो, आंखों में आक्रोश था, जब हुई द्रौपदी निर्वस्त्र, समझ सभा खामोश था। सब लड़ रहे थे धर्म के लिए, परंतु इस अधर्म में भी उन्हें संतोष था। नारी अपमान के बनी भागीदार, उन्हें कहां ये होश था। अंततः युद्ध में मिली सजा क्योंकि मौन रहना भी एक दोष था, मौन रहना भी एक दोष था। अंकिता जी की यह पंक्तियां हमें यही सिखाती हैं
कि मौन रहना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर अपराध किया जा रहा हो, उस अपराध से भी बड़ा अपराध है। और आज पक्ष दल हमें इस अपराध का भागीदार बनाना चाह रहा है। अब चलिए आज हम हमारे देश की बात करते हैं। भारत को आज़ादी 1947 में मिली और इस आज़ादी के पीछे न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया और यह सभी स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। परंतु हमें यह समझने की जरूरत है कि इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी भी मूकदर्शिता धारण नहीं की जब तक वो जरूरी नहीं थी, और अगर यदि उन्होंने धारण की भी तो उन्होंने उसका फिर ढंग से आंदोलन किया। अतः अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि मूकदर्शिता ही तो मूर्ख का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो सत्य के लिए सही समय पर लड़ सका वही तो महान है, वही तो महान है। धन्यवाद। धन्यवाद अचिंता। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के चरम स्तर पर होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वह व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की कदर करे बिना जो भी उसके मन में आएगा वो पहले कह देगा? धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदया की अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। भाइयों और बहनों, आज पक्षदल ने हमको गुमराह करने की त्रुटियां काफ़ी अच्छी तरीके से की हैं। उनके हर एक तर्क में दो शब्दों का होना अनिवार्य है, वो है मान लीजिए। उन्होंने आप सबको ख्याली पुलाव खिलाने का काम बड़ी अच्छी तरीके से किया है। और आपके प्रश्न पर आते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को अपना संतुलन अच्छे से ढंग से रखना आना चाहिए, और यदि वह अपना मानसिक संतुलन रख ही नहीं पा रहा है तो उसे घर बैठे रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपके परिवार में किसी को टूरेट सिंड्रोम हो तो आप बिना मूकदर्शक रहे क्या कर सकते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदया की अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। टूरेट सिंड्रोम, जिसमें एकदम से ब्रेन में बहुत भयानक उत्पाद होते हैं और छक 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 करने की आवाज़ आती है। इस सिंड्रोम के अंदर अगर किसी को यह हो रहा है तो उसमें आपको मूकदर्शक नहीं रहना है, उन्हें संभालना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि भले ही उनके पास ये सिंड्रोम है परंतु वह दुनिया से अलग नहीं है। उन्हें यह समझाना होगा कि वह भी सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी सब लोग कर सकते हैं। अतः और सबसे बड़ी बात, हमें यह विषय में यह देखना होगा कि पानी का गिलास भरा हुआ कितना है। आपका प्रश्न रासायनिक विज्ञान के उन पदार्थों की तरह है जो कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे जो अपवाद होते हैं। धन्यवाद।